अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ मोल क्या होता है, मोलर वॉल्यूम क्या होता है और एवोगैड्रोस नंबर जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो इन तीन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। और ये अगर देखा जाए तो एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि इनसे जो है वो न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और जो है वो एमसीक्यूज़ की फॉर्म में छोटे छोटे भी न्यूमेरिकल बनते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी न्यूमेरिकल बन सकता है। ठीक है, तो इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम केमिस्ट्री के अंदर किसी भी सब्सटेंस की बात करते हैं तो उससे मुराद हम चार चीज़ें लेते हैं। ठीक है, पहले ये होता है कि या तो सब्सटेंस जो है वो एटम हो सकता है या फिर एलिमेंट हो सकता है। दूसरे नंबर पे जो सब्सटेंस है वो कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तीसरे नंबर पे वो सब्सटेंस जो है वो कोई फार्मूला यूनिट भी हो सकता है या फिर कोई आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, और इसी तरह जो है सब्सटेंस जो है वो कोई आयन भी हो सकता है। ठीक है, तो जो सब्सटेंस है वो चार तरह का होगा। एटम या एलिमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, फार्मूला यूनिट या फिर आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में और आयंस की फॉर्म में। ठीक है, अगर हम इन चारों का मोलर मास जो है उसको देखें तो जो हमारे पास एटम या एलिमेंट होता है उनका जो मोलर मास है उसको हम एटॉमिक मास से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका जो मोलर मास होता है इसको हम मॉलिक्यूलर मास से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे पास फार्मूला यूनिट या फिर आयनिक कंपाउंड होता है इसका जो मोलर मास होता है इसको हम फार्मूला मास से जो है वो शो करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो आयंस होते हैं इसका जो मोलर मास होता है उसको हम आयनिक मास से जो है वो शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ जो है इसका ख्याल रखिएगा कि जो फार्मूला यूनिट है इसका फार्मूला मास होता है। ठीक है, और आयंस का जो है वो आयनिक मास होता है। और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो मिक्स कर जाते हैं और आयनिक मास को जो है ना वो आयनिक कंपाउंड का मास जो है वो बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये आयंस का जो है वो मास होता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि मोल क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, कि जब भी हमारे पास किसी भी एटॉमिक मास जो है वो किसी भी एटम का या फिर मॉलिक्यूलर मास जो है किसी भी मॉलिक्यूल का या फिर फार्मूला मास जो है किसी आयनिक कंपाउंड का या फिर जो आयनिक मास है किसी भी आयन का, ठीक है, उनको हम ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको जो है वो हम मोल बोलते हैं। ठीक है, कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, किसी भी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास और किसी भी आयन का आयनिक मास। ठीक है, इन सब को अगर हम ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको जो है वो हम मोल बोलेंगे। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का मोल जो है उसको हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास। ठीक है, सब्सटेंस जो है वो हमारे पास एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, फार्मूला जो है हमारे पास फार्मूला कंपाउंड जो है वो भी हो सकता है या फिर आयनिक कंपाउंड हो सकता है, और या फिर जो है वो हमारे पास कोई आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, और जब उसको हम जो है वो उनके पार्टिकुलर मोलर मास के ऊपर डिवाइड करेंगे तो उससे जो है वो हमारे पास उस पार्टिकुलर सब्सटेंस के नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें कि अगर हम 18 ग्राम वाटर लें तो वो जो है वो 1 मोल ऑफ़ वाटर के जो है वो इक्वल होता है। इसी तरह अगर 180 ग्राम जो है वो शुगर लें तो वो 1 मोल ऑफ़ शुगर के जो है वो इक्वल होती है। इसी तरह जो है 58 ग्राम जो है वो सोडियम क्लोराइड लें तो वो 1 मोल ऑफ़ सोडियम क्लोराइड के इक्वल होता है। और इसी तरह 17 ग्राम जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन लें तो वो 1 मोल ऑफ़ हाइड्रोक्साइड आयन के जो है वो इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूल की एग्जांपल हो गई, शुगर जो है ये भी मॉलिक्यूल की एग्जांपल होगी, NaCl जो है ये आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल हो गई और OH नेगेटिव जो है ये आयन की एग्जांपल हो गई। ठीक है, इसी तरह जो है जब हम इसकी जो है वो टाइप्स देखते हैं, ठीक है, तो जो है वो हम इसको कैटेगराइज करते हैं नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स में। ठीक है, एक होता है नंबर ऑफ़ ग्राम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ़ ग्राम फार्मूला और नंबर ऑफ़ ग्राम आयन। ठीक है, तो जो आपके पास नंबर ऑफ़ ग्राम एटम होता है तो उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास एलिमेंट है और उसका जो एटॉमिक मास है जब हम उसको ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको जो है वो हम नंबर ऑफ़ ग्राम एटम बोलेंगे। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास
फार्मूला होगा वो नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स इज़ इक्वल टू मास ऑफ दैट पार्टिकुलर एलिमेंट ओवर मोलर मास ऑफ एलिमेंट होगा, ठीक है। इसी तरह जो है वो नंबर ऑफ़ ग्राम मॉलिक्यूल क्या होगा कि कोई भी मॉलिक्यूलर मास है किसी भी मॉलिक्यूल का, उसको आप ग्राम के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके पास होगा नंबर ऑफ़ ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसका जो है वो अगर हम इसका जो है वो फार्मूला देखते हैं तो वो होगा नंबर ऑफ़ ग्राम मॉलिक्यूल इज़ इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ दैट पार्टिकुलर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ़ ग्राम फार्मूला जो है वो क्या होता है कि जब भी कोई भी हमारे पास फार्मूला मास है किसी भी आयनिक कंपाउंड का, उसको अगर हम ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसको जो है वो नंबर ऑफ़ ग्राम फार्मूला बोला जाता है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ़ ग्राम फार्मूला इज़ इक्वल टू मास ऑफ आयनिक कंपाउंड ओवर फार्मूला मास, ठीक है। इसी तरह जो नंबर ऑफ़ ग्राम आयन्स होता है कि जो भी हमारे पास आयनिक मास होता है किसी भी आयन का, जब हम उसको ग्राम के अंदर जो है वो एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम नंबर ऑफ़ ग्राम आयन्स बोलते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो फार्मूला होगा वो होगा कि नंबर ऑफ़ ग्राम आयन्स इज़ इक्वल टू मास ऑफ आयन ओवर आयनिक मास। आई होप कि आपको ये जो सारी डेफिनेशंस हैं वो क्लियर हो गई होंगी और ये जो सारे इनके फार्मूलाज़ हैं वो भी जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। इन फार्मूलाज़ की मदद से एक्चुअल में हम न्यूमेरिकल्स जो है उनको सॉल्व करते हैं और ज़्यादातर जो है MCQ सॉल्व करने के लिए ये काम आते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास मोल का कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो एवोगैड्रोस नंबर जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है नंबर, ठीक है, क्योंकि ये कोई वैल्यू होगी, ठीक है। और एवोगैड्रोस जो है ये एक एक्चुअल में एक साइंटिस्ट का नाम है। तो कोई साइंटिस्ट था जिसका नाम एवोगैड्रोस था, उसने अपना एक वैल्यू दी थी, ठीक है, और जिसको जो है वो फिर हमने एवोगैड्रोस नंबर का नाम दिया, ठीक है। तो एवोगैड्रोस नंबर की अगर हम सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखें तो वो ये होगी कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर उसको हम एवोगैड्रोस नंबर बोलेंगे। तो जो पार्टिकल हैं वो एटम्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, आयन की फॉर्म में हो सकते हैं, मॉलिक्यूल की और फार्मूला यूनिट की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हम एवोगैड्रोस नंबर को ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ़ एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल्स एंड फार्मूला यूनिट्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो एवोगैड्रोस नंबर जो है इसको हम Na से जो है वो डिनोट करते हैं और 1 Na जो होता है ये 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 जो है वो एटम्स के ऊपर जो है वो कंसिस्ट होता है। ये इतनी एक्चुअल में इतनी बड़ी वैल्यू है कि मतलब इसको गिनना जो है वो नामुमकिन है, ठीक है। तो जैसे आप इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर होते हैं ना वो 1 सेकंड के अंदर तकरीबन 10 लाख तक जो है वो काउंटिंग कर सकते हैं या 10 लाख तक जो है वो चीज़ों को गिन सकते हैं, ठीक है। तो वो जो सुपर कंप्यूटर है उसको भी इस वैल्यू को काउंट करने के लिए तकरीबन 1000 साल जो है वो लगेगा, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह अगर जैसे इंसान की एवरेज लाइफ जो है वो 60 तक है या 63 अगर हम कह लें, तो अगर किसी भी इंसान को जो है वो कॉइन्स प्रोवाइड किए जाएं जो कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 जो है हमारे पास वैल्यू इसके इक्विवेलेंट हों, तो कोई भी इंसान उसको मुसलसल उन कॉइन्स को गिनता रहे, ठीक है, तो फिर भी 63 साल के अंदर वो उन कॉइन्स को नहीं गिन सकेगा, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी वैल्यू है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये जो है मतलब ऐसे ही एक थ्योरेटिकल जो है वो वैल्यू है, लेकिन जैसे आपको पता है कि जो केमिस्ट्री है वो एक साइंस की ब्रांच है और यहाँ पे जो है वो एक्सपेरिमेंटली जिस चीज़ को प्रूव किया जाए तो वही मानी जाती है। तो इसी तरह एवोगैड्रोस ने भी जो है वो इसको जो है वो अपने इस वैल्यू को जो है वो 2 से 3 एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो है इसको जो है वो प्रूव किया था, तो इस वजह से जो है इसको माना जाता है। नेक्स्ट जो है वो हम ये देखते हैं कि हम एवोगैड्रोस नंबर की मदद से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज़ इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na के इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। मोल्स जो होते हैं उसका फार्मूला क्या होता है कि मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास,
ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na, ठीक है। तो जैसे हमने पहले देखा कि जो सब्सटेंस है वो कोई भी हो सकता है, वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर अगर हमने ये करना हो कि नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करने हो तो हम करेंगे कि नंबर ऑफ़ एटम्स इज इक्वल टू मास ऑफ एटम ओवर एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय Na। इसी तरह अगर हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हो तो हम करेंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड ओवर मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। इसी तरह अगर हमने नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट फाइंड आउट करने हैं तो हम करेंगे कि नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट इज इक्वल टू मास ऑफ आयनिक कंपाउंड ओवर फार्मूला मास मल्टीप्लाई बाय Na। इसी तरह अगर आपने जो है वो नंबर ऑफ़ आयन्स फाइंड आउट करने हैं तो आप क्या करेंगे कि वो जो आयन्स होंगे उनका जो मास है, ठीक है, मास ऑफ आयन्स ओवर आयनिक मास करके उसको Na के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप चारों जो आपके पास पार्टिकल्स हैं या सब्सटेंस हैं उनका आप जो है यहाँ से फार्मूलाज जो हैं उनके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पास अगर ये 1 ग्राम है हाइड्रोजन का 1 ग्राम H2 है, ठीक है, तो ये 1 मोल ऑफ H2 के इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। और जो 1 मोल है इसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। इसी तरह 18 ग्राम जो वाटर है उसके अंदर 1 मोल ऑफ वाटर के वो इक्विवेलेंट होगा, तो उसके अंदर भी जो है वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे। इसी तरह जो है वो 58 ग्राम जो है वो अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है तो वो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के इक्विवेलेंट होगा और उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे वो भी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं उनके इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पार्टिकल्स का वर्ड जो है वो बार बार इसलिए यूज़ किया ताकि जो है वो गलती का चांसेस कम से कम हो सकें, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप यहाँ पे पार्टिकल का लफ्ज़ जो है उसको यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये सारा जो है वो एवोगैड्रोस नंबर से रिलेटेड था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि मोलर वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, ठीक है। मोलर वॉल्यूम जैसे नाम से इज़हार हो रहा है कि वॉल्यूम मोलर किसी मोल का जो है वो मतलब कोई चीज़ है जिसको हम मोल्स में मेजर कर रहे हैं, ठीक है, उसका वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम जो है इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, कोई भी गैस है उसका 1 मोल है, ठीक है, तो उसने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर उसको हम मोलर वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, जो कि हमारे पास 273 केल्विन होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो 762 होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मोलर वॉल्यूम की जो है वो वैल्यू देखते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो अगर हम डेसीमीटर क्यूब के अंदर लें तो वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब की इक्विवेलेंट होती है। अगर यही हम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर लें तो वो 22.414 सेंटीमीटर क्यूब की इक्विवेलेंट होती है। इसी तरह अगर आप इसको मीटर क्यूब के अंदर लें तो 0.022414 मीटर क्यूब के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। तो अगर तो MCQs के अंदर ये पूछा जाए कि आपने SI यूनिट के अंदर मोलर वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो बतानी है तो फिर आप ये जो है मीटर क्यूब वाली जो वैल्यू है 0.022414 जो है इसको बताएंगे, ठीक है। लेकिन यूजुअली जो है वो हम 22.414 डेसीमीटर क्यूब वाली वैल्यू जो है इसी को यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि अगर आपके पास 2 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन है तो 1 मोल ऑफ H2 के इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। तो इसी तरह उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे वो होंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ठीक है। तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो इसी तरह अगर आप 16 ग्राम ऑफ जो है वो CH4 लेते हैं तो वो भी 1 मोल ऑफ CH4 के इक्विवेलेंट होगा और उसके अंदर भी जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के इक्विवेलेंट होंगे। तो उसका जो मोलर वॉल्यूम होगा वो भी 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। इसी तरह अगर आप 58 ग्राम ऑफ NaCl लेते हैं तो ये 1 मोल ऑफ NaCl के इक्विवेलेंट होगा और इसके अंदर भी जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 होंगे, लेकिन इसका जो है वो मोलर वॉल्यूम नहीं होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि
H2 का भी मोलर वॉल्यूम था, CH4 का भी था, लेकिन NaCl का जो है वो मोलर वॉल्यूम क्यों नहीं है? तो यहाँ पे एक नोटेबल चीज़ ये है कि जो मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है ये हमेशा गैसेस के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये लिक्विड्स के ऊपर और सॉलिड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ना ये वाटर के ऊपर एप्लीकेबल होगा क्योंकि वाटर लिक्विड है, ना ही ये NaCl के ऊपर एप्लीकेबल होगा क्योंकि NaCl जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये जस्ट गैसेस के ऊपर होगा। H2 भी गैस है और CH4 जो है ये भी गैस है, ठीक है। तो इन दो का जो है वो मोलर वॉल्यूम होगा, लेकिन NaCl का जो है वो नहीं होगा। तो MCQs के अंदर क्या किया जाता है कि वहाँ पे जो है वो ये पूछा जाता है कि फ़लाँ जो कंपाउंड है या कोई भी आपको दे दिया जाता है, जैसे NaCl दे दिया जाए, वाटर दे दिया जाए, CH4 दे दिया जाए, तो ये पूछा जाता है कि इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा मोलर वॉल्यूम किसका होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसको जल्दी से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं और इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं करते कि इसके अंदर जो है वो मतलब हमारे पास जो भी कंपाउंड दिया गया है उसकी फ़िज़िकल फॉर्म क्या है, आइदर कि वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या फिर लिक्विड की फॉर्म में है या फिर वो जो है वो सॉलिड की फॉर्म में है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना है कि मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट जो है कि हमेशा गैसेस के ऊपर ही जो है वो एप्लीकेबल होगा। इसी तरह जो है वो अगर हम इसका फ़ॉर्मूला देखें मोलर वॉल्यूम का, तो इसका फ़ॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस ओवर मोलर वॉल्यूम, ठीक है। जो भी आपके पास वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का, ठीक है, वो आपको अगर क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड किया गया है तो उसको जो है वो मोलर वॉल्यूम के ऊपर डिवाइड करेंगे, जो कि आपके पास है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो उससे जो है वो आप नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स दिए गए हैं, ठीक है, और आपने उससे वॉल्यूम ऑफ गैस फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और नंबर ऑफ़ मोल्स जो है उसको मोलर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करके तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है उसको डिटर्मिन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि आपके पास अगर दो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो वो जो है उन दो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फासला होगा ना वो तकरीबन 300 टाइम्स जो है वो उस गैस मॉलिक्यूल के डायामीटर से ज़्यादा होगा, ठीक है। यूजुअली जो है वो एटम का जो डायामीटर होता है वो 0.1 नैनोमीटर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे शो भी करवाया गया है कि एटम, कोई भी एटम है उसके एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक का जो फासला होता है, या आप कह लो कि उसके जो रेडियस का डबल होता है वो जो है उसका डायामीटर होता है, ठीक है। तो 300 टाइम्स जो है वो ग्रेटर होता है उनके दरमियान में फासला, ठीक है, उनके डायमीटर से, इन दो मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी अराइज़ होता है कि जैसे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं तो वो तो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में अगर आप ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल देखें तो वो उनका साइज़ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो फिर भी जो है वो उनका मोलर वॉल्यूम जो है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो ऐसा क्यों है, ठीक है। तो देखें जो दो मॉलिक्यूल हैं किसी भी गैस के, उन दोनों के दरमियान में उनका जो डायमीटर है उसको अगर हम लें तो उस डायमीटर का 300 टाइम्स करें तो उससे ज़्यादा जो है वो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फासला होता है, ठीक है। तो फिर जो है वो उन एटम का जो साइज़ है या मॉलिक्यूल का साइज़ है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता इस चीज़ में, ठीक है। तो इस वजह से चाहे आपके पास गैस का मॉलिक्यूल छोटा है चाहे बड़ा उसका साइज़ है, ठीक है, फिर भी जो है उनका मोलर वॉल्यूम जो है वो सेम ही रहेगा, जो कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। बाकी जो है अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।